वेलकम बैक बेटा। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी रिवीजन वीडियो डालूंगी ऑफ एवरी यूनिट, तो अभी आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यूनिट 1 का रिवीजन। बच्चे आई होप कि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपकी रिवीजन कराऊं, फिर उसके बाद मैंने ये आपसे प्रेजेंटेशंस दिलवाई, रिवीजन कराया, बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। डैट्स ओके। अब मैं अपनी तरफ से एक और एफर्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं खुद से रिवीजन वीडियोस डाल रही हूँ। तो आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू लिसन टू दीज वीडियोस। जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ वो क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से याद करो। अभी जो ये फर्स्ट स्लाइड चल रहा है बेटा, इसके ऊपर आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। अब ये मत कहना कि मैम इसी में से ही आएगा या यही कर लें। ये एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने ट्राई किया इसमें आपका मैक्सिमम कवर करने का। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन OB, वाई टू स्टडी OB एंड डिफाइन इट्स स्कोप। इसका मतलब क्या है बेटा कि OB की बात आपने डेफिनेशन लिखनी है इसके अंदर, फिर आपने रीजंस लिखने हैं कि क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करने की ज़रूरत है और इसका स्कोप क्या है। तो इसके अंदर आप फर्स्ट क्या करेंगे, रीजंस के अंदर वो कह रहा है कि हमारे इसके अंदर 6 रीजंस हैं जिसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट हमारा रीज़न क्या है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्ट हमने क्या करना है, क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो पर्टिकुलरली किस वे से मोटिवेट हो सकते हैं, किस टीम में वो अच्छा काम कर सकते हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी मैं उनके साथ एडॉप्ट कर सकती हूँ जिससे मैं उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकलवा सकूँ। इसलिए हमें ज़रूरत है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की। और जैसे ही मैंने आपको OB स्टार्ट कराया था, मैंने आपको बताया था कि हम ह्यूमन बिहेवियर को कितने लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इंडिविजुअल लेवल इज़ कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरा कैसा बिहेवियर है, मैं अकेले कैसा काम करती हूँ। ग्रुप इज़ मैं ग्रुप के साथ कैसा काम करती हूँ, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कैसा काम करता है, होल ऑर्गेनाइजेशन में मेरा बिहेवियर क्या रहता है। इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करने की ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट वो कह रहा है मोटिवेशन। अब हर एम्प्लॉय का अलग अलग तरीका होता है कि वो किस तरीके से मोटिवेट हो सकता है। तो राइट स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए मोटिवेशन की मुझे एम्प्लॉय का बिहेवियर पता होना चाहिए। सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन इज़ कि अगर मैं अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा एम्प्लॉय किस तरीके से मैं उसके साथ कम्युनिकेट करूँ, किस तरीके से वो मेरी बात समझ सकता है। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है। मेरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट में उसको अडेप्ट करने के लिए उसी तरीके का स्ट्रैटेजी, उसी तरीके का उसके साथ कम्युनिकेशन चूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका बिहेवियर जानना होगा। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप, टू बिकम अ गुड लीडर। क्या मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर पता होना चाहिए? ऑब्वियसली। तो इसलिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर स्टडी करने का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट इज़ लास्ट पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन टू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज लाने जा रहे हो तो आपको पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर पता होना चाहिए। अब आपको अपने एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर पता होगा तो आप ईजिली उनके बिहेवियर के अंदर चेंज ला सकते हो। बेटा स्लाइड्स थोड़ा आगे पीछे जा रही हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पर सारी इमेजेस भेज दूँगी, आप बस मुझे सुनते जाओ कि किस तरीके से किस पॉइंट में किस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रीजंस एंड स्कोप ऑफ OB। रीजंस मैंने आपको बता दिए। रीजंस क्या होते हैं कि हमें ह्यूमन बिहेवियर समझना है, हमें हमें ह्यूमन बिहेवियर समझना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है, हम उनके साथ हमने कम्युनिकेशन करना है, हमने अपने क्लाइमेट में उनको ढालना है। अगर हम कोई चेंज ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो चेंज लाना ईजी हो जाता है व्हेन वी आर एबल टू नो द बिहेवियर ऑफ आवर एम्प्लॉयज़। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट इज स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वेरी इजी। क्या स्कोप होता है, 3 लेवल्स पर होता है, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल। ये मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही, सब बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। स्कोप क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एट 3 लेवल्स, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन।
अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने इम्पॉर्टेंस बताना है ओबी का और उसके एलिमेंट्स बताने हैं। तो अभी एलिमेंट्स का स्लाइड चल रहा है, पहले एलिमेंट्स बता दूं। क्या एलिमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को क्या क्या चीज़ें मिलकर बनाती हैं। क्या चीज़ें मिलकर बनाती हैं? इंडिविजुअल, दैट इज़ मी, मेरा बिहेवियर, मैं इंडिविजुअल कौन है, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, इजी है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, सब एम्प्लॉयज़ को क्लियर है कौन किसके नीचे है किसके नीचे नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रही है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी टफ़ है, जो कि एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है, कैसा इन्वायरमेंट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। एंड लास्ट इज़ ग्रुप्स, किस तरीके के ग्रुप्स हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ग्रुप्स हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, वो भी अफेक्ट करेगा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है उसे। ये हमने किया था सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एंड सेकंड पार्ट में पूछा था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वाला पार्ट हम कर चुके हैं कि इंडिविजुअल, मेरे साथ साथ बोलो तो याद हो जाएगा, इंडिविजुअल उसका इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट उसके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एलिमेंट होता है, एंड लास्ट इज ग्रुप। तो इंडिविजुअल और ग्रुप तो आपको याद ही है कि वो पार्ट होता है, और कौन सा होता है, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स। बेटा स्लाइड आगे चल रही है, चलने दो, कोई बात नहीं, ये आप पॉज करके आपको नोट्स बनाने के काम आ सकता है। जो मैं आपको समझा रही हूँ वो सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, जिसमें हमने किए थे रीजंस टू स्टडी ओबी, ठीक है, जहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया था मोटिवेट, कम्युनिकेट, गुड लीडरशिप बनने के लिए। ठीक है, सेकंड हमने फिर उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था, स्कोप क्या है। स्कोप आपके 3 है, कौन कौन सा मैंने कराया, फटाफट से लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख डालो, भी याद हो जाएगा। इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। फिर हमने किया कि एलिमेंट्स क्या है, बोलो फटाफट बोलो, इंडिविजुअल, ग्रुप, स्ट्रक्चर एंड योर टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हो गया, एलिमेंट्स भी हो गए। अब है हमारा इम्पॉर्टेंस, कि हमें क्या इम्पॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मैनेजमेंट के अंदर, जिसे हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज वही वाला पॉइंट, रीजंस वाला पॉइंट, क्या, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। हमें सबसे पहले क्या करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकें। कौन कौन से लेवल पर अंडरस्टैंड करना है, इंडिविजुअल लेवल पर, इंटरपर्सनल लेवल पर, इंट्रापर्सनल लेवल पर, ग्रुप बिहेवियर, इंट्रा ग्रुप बिहेवियर, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। तो इन्हीं लेवल पर तो हम स्टडी करते हैं, इसलिए तो इम्पॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, क्योंकि मेरे यहाँ इंडिविजुअल काम कर रहा है, जो अकेले काम करता है, वो ग्रुप में भी काम कर रहा है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहा है। तो इन 3 लेवल्स पर समझने के लिए मुझे ओबी पढ़ना ज़रूरी है। सेकेंड इज, किस लिए ज़रूरी है, कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मैं क्या कर सकूँ, कंट्रोल कर सकूँ। कैसे कंट्रोल कर सकूँगी मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जब मैं उनके साथ क्या करूँगी, मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूँगी। मैं उनके साथ कब कम्युनिकेट कर पाऊँगी अच्छे से, जब मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझूँगी, उनके बिहेवियर को मैं जान पाऊँगी। मुझे पता है मुझे मेरे फर्स्ट ईयर के साथ कैसे बात करनी है, सेकेंड ईयर के साथ मुझे किस तरीके से मोटिवेट करना है, और मेरा फाइनल ईयर कैसे काम करेगा। अब बेटा आपने अच्छे से कम्युनिकेट करना है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पता होना चाहिए। आपने अच्छा लीडर बनना है, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी कैसे आएंगी, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, देन यू कैन बिकम अ गुड लीडर अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉयज़। सारे एम्प्लॉयज़ के साथ तो एक जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं यूज़ करोगे, XYZ के लिए अलग अलग यूज़ करोगे, तब उसके लिए आपको उनका बिहेवियर पता होना इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें अब क्या पॉइंट है, वो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में अगर आपको अडेप्ट कराना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एटमॉस्फेयर है, जो वर्किंग कंडीशंस है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, प्लस आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो आप दोनों के अंदर बैलेंस बना पाओगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बेटा इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्शन। ये मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडेप्ट कराना है। जो हमने रीजंस पढ़े हैं ना बेटा, वही इसकी इंपॉर्टेंस है। आप चेक करना, बस उसकी
हेडिंग चेंज कर दी गई है, रीजंस एंड इम्पॉर्टेंस आर सेम। रीजंस भी तो वही होते हैं, वाई टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और आपका इम्पॉर्टेंस भी वही होता है, वाई टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर हो गए, ठीक है। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट्स। हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ इस स्लाइड में आपको बताऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से फटाफट याद हो जाएगा। देखो बेटा, हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर डिफरेंट ये 4 स्टेप्स किए गए थे, जिसकी अभी हम बात करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। एल्यूमिनेशन का मतलब होता है मेरा बेटा लाइटिंग, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लाइटनिंग कैसी है। वो कह रहा है कि उसने 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक में बहुत अच्छी लाइटिंग थी, एक में लाइटिंग कांस्टेंट थी। तो उसने देखा कि दोनों के आउटपुट में देयर इज़ नो डिफरेंस, जिससे क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि लाइटिंग का आउटपुट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। देयर आर वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स जो आपके आउटपुट को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज वो क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेज थी रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडीज़। इसमें वो क्या कह रहा है कि इसमें क्या किया गया था, 2-3 ग्रुप्स बनाए गए थे, उसमें फीमेल्स रखी गई थी, उनमें ना डिफरेंट चेंजेस किए गए थे। वर्किंग आवर में चेंज कर दिया, किसी को ज़्यादा ब्रेक्स दे दिए, कम ब्रेक दे दिए, ज़्यादा छुट्टी दे दी, प्रेज कर दिया, रिकग्निशन दे दिया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या कंक्लूजन निकला था कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं करती प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जितना कि आप जब उन्हें रिकग्नाइज़ करते हो, जब आप किसी एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करते हो, वो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में क्या किया गया था, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया गया था, उनसे पूछा गया था कि आप क्या बोलते हो कि प्रोडक्शन किस चीज़ से इंक्रीज़ होता है। तो एम्प्लॉयज़ ने ये कहा था कि जब आप हमारा पार्टिसिपेशन कराते हो, हमें फ्रीली ऑर्गेनाइजेशन में बात करने के लिए दिया जाता है, फ्री छोड़ा जाता है हमें काम करने के लिए, तो हमारा आउटपुट ज़्यादा आता है, रेदर देन आप हमें प्रेशराइज करते रहो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी कर दो, ये चीज़ें हमें इम्पैक्ट नहीं करती। इफ़ यू अलाउ अस टू मूव फ्रीली, टू टॉक फ्रीली एंड डू आवर वर्क अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ, देन द एम्प्लॉयज़ डू मोर एफर्ट्स एंड मोर प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट इज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम टेस्ट। बैंक वायरिंग रूम ऑब्जर्वेशन टेस्ट में क्या था बेटा, इसके अंदर ये था कि जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था 14 वर्कर्स का, तो उन्होंने मतलब उसमें क्या किया गया था, इंटरव्यू नहीं था, जैसे 14 वर्कर्स को एक ग्रुप बना दिया गया था। तो ग्रुप के अंदर उन्होंने ये बता दिया था कि दीज आर द स्पेसिफिकेशन, ये ग्रुप इसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। बट एट दी एंड उनको पता चला कि जो ग्रुप होता है वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उसे अपने ही अकॉर्डिंग काम करना अच्छा लगता है। तो वो कह रहा है कि जब आप किसी को कोई काम देते हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, लेट देम डू अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ, वो अपने आप अपना डिसाइड करेंगे। पर उन्होंने ये कह दिया था कि जो आपकी अप्रेजल्स हैं, वो जो आपका हर मेंबर कितना प्रोडक्शन करता है, क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो उसने यही कहा कि हर ग्रुप के अपने नॉर्म्स होते हैं, अगर आप उसको आउटर प्रेशर दोगे, सोशल प्रेशराइज करोगे, तो ग्रुप अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उन्हें अपने अकॉर्डिंग काम करने दो, ठीक है। आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मुझे रिवीजन के टाइम लगा था इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन की जगह आपसे अभी यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा है, आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सब बच्चों ने 12th में भी पढ़ा है, आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा है अभी अपने, तो सबको ये आंसर आता होगा, ठीक है। अब हम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बहुत इजी अप्रोचेज हैं ये, तो ये बच्चों को अच्छे से आती हैं। कौन सी अप्रोचेज है, फर्स्ट इज बिहेवियरल अप्रोच, जैसा मैनेजर बिहेव करेगा वैसे ही एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्शन की तरफ उनका वो प्रोडक्शन आएगा। जितना तो एम्प्लॉयज़ क्या मांगते हैं, दैट द बिहेवियर ऑफ मैनेजर शुड बी गुड विद देम। जो एम्प्लॉयज़ को आप एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट करो, उनको इनह्यूमन ट्रीट मत करो। इफ़ यू आर ट्रीटिंग वेल विद योर एम्प्लॉयज़, द प्रोडक्टिविटी विल इवेंचुअली इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी अप्रोच क्या कहती है, जैसी सिचुएशन है वैसा मैनेजर। आपको कैसा मैनेजर बनना है, जो सिचुएशन का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय स्ट्रिक्ट होने से ही मानेगा,
उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ। अगर आपको पता है ये तो प्यार से सुनने वाला है तो उसको प्यार से हैंडल करो। तो जैसी सिचुएशन है वैसा अप्रोच। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी अप्रोच। प्रोडक्टिविटी अप्रोच में किसकी तरफ हम ध्यान देंगे? ऑन प्रोडक्शन। जितना आप अच्छा प्रोडक्शन करोगे उतने अच्छे आप एम्प्लॉय हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमारा पूरा कंसर्न किसके ऊपर है, मतलब एज अ मैनेजर मेरा कंसर्न किसके ऊपर है? प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इफ़ XYZ इज़ नॉट अटेंडिंग द क्लास बट गेटिंग गुड रिजल्ट इन अ मोर देन सफिशिएंट फॉर अ टीचर, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कि मेरे को मेरा रिजल्ट मिल रहा है, बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चा अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इनफ अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्टिविटी अप्रोच। पर मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए बच्चों का क्लास में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच हम पढ़ चुके हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सिस्टम है, उसके डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं। अगर एक भी सब सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हर एम्प्लॉय इम्पॉर्टेंट है, हर डिपार्टमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो हमें हर एम्प्लॉय को इंडिविजुअली हैंडल करना आना चाहिए जिससे कि वो पूरे सिस्टम को अच्छे से चला पाए। तो अब हम आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लंबी होगी वीडियो, बोर हो रहे हो तो आधे आधे पार्ट में सुन लेना, पर आज ये आपकी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी बहुत अच्छे से। 2-3 बार वीडियो सुन लोगे तो फर्स्ट यूनिट आपकी कवर है। पॉइंट्स याद कर लो, एक्सप्लेनेशन तो सबको आई होप कि जैसे समझाया है वो समझ आ गया होगा। तो आपका भी ये क्या काम होगा कि आपने सारे पॉइंट्स की हेडिंग याद कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि आजकल किस तरीके से वर्कफोर्स के अंदर क्या हमारी प्रोफाइल्स चेंज हो गई हैं। बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन में भी ये समझा है, बार बार हमने क्लास में भी ये अच्छे से किया है कि फर्स्ट पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में चेंज हुई, अच्छी टेक्नोलॉजी आई तो हमें उस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट हुई। सेकेंड इज़ वुमेन आया हमारा वर्कफोर्स में, पहले वुमेन नहीं था, सिर्फ मेल काम कर रहे थे, तो हमारी जो टैकलिंग है वो डिफरेंट होगी विद मेन एंड विद द वुमेन। थर्ड कह रहे डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स, यंग वर्कफोर्स है हमारे पास जिनके अंदर बहुत एंथुसियाज्म है काम करने का, ज़ील है काम करने की। नेक्स्ट इज़ आजकल वर्कफोर्स की एस्पिरेशंस डिफरेंट हैं, उनको फटाफट सक्सेस चाहिए, वो ये नहीं देखता कि मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है या कैसे, उनका जो फोकस है इज़ समथिंग एल्स। नेक्स्ट इज़ न्यूअर ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, पहले वाले स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, अब वर्चुअल टीम्स हैं, ऑनलाइन काम हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, डिफरेंट एरियाज़ की वर्कफोर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नॉलेज मैनेजमेंट, नाउ देयर इज़ अनदर डिपार्टमेंट टू हैंडल द नॉलेज। आजकल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उस नॉलेज को, उस रिसोर्स को हमें अच्छे से रखना एक चैलेंज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मुझे फीडबैक देना बेटा कि आप फर्दर यूनिट्स के ऊपर ऐसी रिवीजन वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते हो। चाहते हो तो लिख देना कमेंट बॉक्स में कि मैम और वीडियोस दे दो, नहीं चाहते हो कमेंट नहीं आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी। तो ये आपका यूनिट 1 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आज ख़त्म होता है। प्लीज़ इसे गो थ्रू कर लीजिए, जो नहीं समझ आता आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ। बेटा आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं पढ़ना, पास हो जाओगे। और अगर आप अच्छे से वीडियो सुनोगे, याद करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे, और आपको जब आप फ्यूचर आगे पढ़ाई के लिए जाओगे तो आपको सारी चीज़ें पहले से आती होंगी, ठीक है बेटा। बाय, टेक केयर, और घर में भी सबका ध्यान रखो।